बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 जो कि है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में। हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके कौन से पार्ट्स हैं, हार्ट की डिटेल पढ़ी हमने, वेसल्स पढ़े कि कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लड को। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लड इज द बॉडी फ्लूइड। हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जो हमारे वेसल्स में से ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है थ्रू द पंप हार्ट को हमने पंप कहा और उसकी एग्जांपल हमने ली थी पानी की मोटर से, कि जिस तरह पानी की मोटर इंपॉर्टेंट है पंप करने के लिए वाटर इनटू द पाइप्स, उसी तरह हार्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड को पंप करने के लिए इनटू द वेसल्स। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ब्लड जिसको हम पंप कर रहे हैं आखिर वो है क्या। तो ब्लड है एक हमारी बॉडी का फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज प्लाज्मा, नंबर 2 इज रेड ब्लड सेल्स, नंबर 3 इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर 4 आर प्लेटलेट्स। सबसे पहले तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर सेल्स, जबकि प्लाज्मा इन सेल्स से मुख्तलिफ होता है। ये होता है वाटर लाइक सब्सटेंस। हम एक एक करके हर कंपोनेंट की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड विद मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है जिसके अंदर बहुत से सब्सटेंसेस डिसॉल्व हुए हुए हैं। अब हमारे सेल्स जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं उनमें और कुछ नहीं सिवाय उन सेल्स के। उन सेल्स का क्या फंक्शन है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, मगर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा ब्लड का वो कंपोनेंट है जिसमें बाकी तमाम चीजें आती हैं। अब वो चीजें क्या हैं? नंबर 1 द गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी गैसेस हमारी बॉडी में मौजूद हैं। ये तमाम गैसेस जो हैं प्लाज्मा में ट्रेवल करती हैं। सेकेंड आर द न्यूट्रिएंट्स। अब हमारी बॉडी में और ब्लड में स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? जब हम खाना खाते हैं और खाना डाइजेस्ट होता है तो इंटेस्टाइन्स में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स और ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेके जाता है बाकी पूरी बॉडी की तरफ। तो जिस पार्ट में ये न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं वो पार्ट है हमारा प्लाज्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और बेशुमार रिएक्शंस हो रहे हैं। इन सब रिएक्शंस के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी 2 प्रोडक्ट्स थे, सॉल्ट और वाटर, उसी तरह हर रिएक्शन का कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है। या तो वो पानी की फॉर्म में हो सकता है, या वो सॉल्ट की फॉर्म में, या फिर किसी गैसियस फॉर्म में। तो ये प्लाज्मा उन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो कि बॉडी से निकालने की जरूरत है वो टिश्यूज में से निकालता है और ट्रैवल करके लेके आता है उसको किडनीज की तरफ, और किडनीज यहाँ से ब्लड को फिल्टर करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। फिर है हार्मोन्स। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। जिस तरह हमारा थायराइड ग्लैंड जो यहाँ मौजूद है वो रिलीज करेगा थायराइड हार्मोन। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में मौजूद है वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। इस तरह पोस्ट्रेट ग्लैंड और भी बहुत से ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ब्लड में इन हार्मोन्स को कैरी करने वाला जो सब्सटेंस है वो है प्लाज्मा। फिर है हार्मोन्स रिलीज्ड बाय ग्लैंड्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आपको पता चल गया कि प्लाज्मा सेल्स से हटके कुछ है। मतलब अगर हम एक ट्यूब में ब्लड को डालते हैं तो ये 3 पार्ट्स अलग नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और प्लाज्मा येलोइश कलर का बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी डेंसिटी है लो और बाकी सबकी डेंसिटी होगी ज्यादा। मतलब ये 2 मेजर पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया, प्लाज्मा जो कि लिक्विड वाटरी सब्सटेंस है और बाकी 3 जो सेल्स हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड कंपोनेंट मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स की तरफ। रेड ब्लड सेल्स मेड इन द मैरो ऑफ लार्ज बोन्स। रेड ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है? हमारी हड्डी की बिल्कुल बीच में मौजूद होता है सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर।
ये हमारी बोन है जिसके बाहर होगी कॉम्पैक्ट बोन, अंदर होगी स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन में किसी किस्म की स्पॉन्जी मटेरियल नहीं है, मतलब ये कि वहां पर किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते। वो होता है बहुत सख्त, जो कि हमारे स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है ताकि हमारा स्केलेटन जो है वो कोलैप्स ना करे। मगर उसके बाद आता है बोन के अंदर का स्ट्रक्चर, जो कि है ये मैंने रेड लाइंस से आपको दिखाया है। इसको हम कहते हैं बोन मैरो, मतलब द सेंटर ऑफ आवर बोन्स। जरूरी है कि ये लार्ज बोन्स हो। लार्ज बोन्स कहाँ हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे रिब्स में। रिब्स की जो लार्ज बोन्स हैं उनके बीच में होगा इस तरह का सॉफ्ट मटेरियल जहां हमारे बन रहे हैं रेड ब्लड सेल्स। अब इनका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है? दे आर राउंड विद हॉलो ऑन बोथ साइड्स। मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है रेड ब्लड सेल्स, मगर यहां से बेहतर है कि आपको मैं एक एग्जाम्पल दे दूं। एक बटरस्कॉच कैंडी होती है जो बिल्कुल गोल होती है, ऊपर से और नीचे से थोड़ी अंदर की तरफ होती है। यही स्ट्रक्चर होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स का। और एक इंपॉर्टेंट बात कि दे हैव नो न्यूक्लियस। हमने पढ़ा कि हर सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, मगर रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर क्या है आपने देख लिया, और ये कहाँ बनते हैं वो भी आपको पता चल गया। अब जाते हैं इनकी कुछ डिटेल में। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब रेड ब्लड सेल्स को हम रेड कह रहे हैं, इसका मतलब उनका कलर रेड है। और क्यों रेड है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन को दो हिस्सों में डिवाइड करें। नंबर 1 इज हीम एंड नंबर 2 इज ग्लोबिन। अब हीम पोर्शन होता है आयरन पोर्शन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है। ग्लोबिन इज प्रोटीन, मतलब हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आयरन से बनी है। अब ये प्रोटीन करती क्या है? इट इज अ प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, ये हमने बिल्कुल पहले लेक्चर से ही पढ़ लिया था कि जब ब्लड हमारे हार्ट में जाता है तो वो टिश्यू से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता हुआ पहुंचता है। वहां से ब्लड उसको पंप कर देता है लंग्स की तरफ। लंग्स में जाके हमारा ये ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, वो इस तरह कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके ऑक्सीजन इनटेक कर लेता है। ये ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड वापस हमारे हार्ट में आता है और हार्ट इसको पंप करके हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा देता है। अब ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता कैसे है वो हमें अब पता चला। वो ऐसे कि ब्लड में मौजूद है रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। और आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचना। अगर किसी मैल फंक्शनिंग की वजह से हमारा ये ऑक्सीजन किसी सेल तक नहीं पहुंचता तो वहां पर सेल डेथ हो जाएगी। तो अब देखते हैं थोड़ी डिटेल और डायग्राम के साथ कि किस तरह हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है और फिर पहुंचाता है हमारे टिश्यूज तक। अब आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले मैं इसके स्टेप्स आपके लिए रीड करूंगी। RBCs pick up oxygen from the lungs. RBCs stands for red blood cells. Red blood cells lungs में से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये मतलब है पहले स्टेप का। Hemoglobin joins with oxygen to make oxyhemoglobin. अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। आपके सामने इक्वेशन भी मैंने लिख दी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। लंग्स में जाकर इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है और बना रहा है ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारे टिश्यूज के पास जाएगा। एज इट ट्रेवल्स राउंड द बॉडी इट रिलीजेस ऑक्सीजन इन द सेल्स। जब ये बॉडी में जाता है तो हर सेल के पास जाके ऑक्सीजन उनको दे देता है, ठीक है। दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन चेंजेस बैक टू हीमोग्लोबिन। अब जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन दे देगा सेल्स को तो वो वापस बन जाएगा हीमोग्लोबिन। वो कैसे? इसी इक्वेशन को आप ऑपोजिट करके देखें। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इट फॉर्म्स हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन।
मतलब हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये ऑक्सीजन काम आएगा हमारे टिश्यूज के, मतलब बॉडी के सेल्स के काम आएगा, और ये हीमोग्लोबिन वापस ट्रैवल करता हुआ हमारे पास आ जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन द ब्लड इज ऑफ डल रेड कलर। अब ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमारे ब्लड का कलर हो जाएगा डल रेड, जो कि पहले था ब्राइट रेड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मौजूद था। अब ये डल रेड ब्लड तब तक रहेगा जब तक हमारा ये ब्लड हार्ट में नहीं चला जाता और हार्ट उसको लंग्स की तरफ भेज नहीं देता, क्योंकि लंग्स वो जगह है जहां से हमारे ब्लड ने ऑक्सीजन लेनी है। तो हम देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, बिफोर इट इज पम्प्ड बैक टू द लंग्स। ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड लंग्स से हमारे टिश्यूज की तरफ आया है। टिश्यूज ने इस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल लिया है। अब ये ब्लड डल रेड कलर का है बगैर ऑक्सीजन के, जिसको हम कह सकते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस जाएगा हार्ट के पास और हार्ट इसको पंप करेगा टूवर्ड्स द लंग्स। लंग्स में जाके दोबारा ये ऑक्सीजन लेगा और फिर आएगा हमारी बॉडी की तरफ। तो फिर हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन किस तरह से कैरी करता है। आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए एक दफा हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। तो ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, स्टेप्स आपको पता है। हम यहाँ देखेंगे कि क्या आपको सही तरह समझ आ चुकी है कि नहीं। अब हमने देखा कि ब्राइट रेड कलर ब्लड का इसलिए था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन थी, इसीलिए मैंने यहाँ रेड कलर से बनाया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें जो ब्लैक पार्ट है दैट इंडिकेट्स द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हमारी बॉडी सेल्स के पास। अब मैंने बॉडी सेल्स, ओरिजिनली ह्यूमन सेल्स आर राउंड इन शेप, मगर मैंने इस तरह से ये वॉल बनाई है ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन RBCs एंड द बॉडी सेल्स। अब यहाँ पर है हमारे रेड ब्लड सेल्स जिन्होंने O2 मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल्स को दे दिया। बॉडी सेल्स ने ऑक्सीजन ले लिया, अब हमारा ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल्स को मैंने इंडिकेट किया है ब्लू मार्कर से। जिस तरह मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया था, बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ इसको ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। इसका ये मतलब है कि RBCs में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है। अब जब ये RBCs मतलब बगैर ऑक्सीजन के RBCs जब लंग्स के पास जाएंगे तो लंग्स इनको ऑक्सीजन दे देगा। अब जब ऑक्सीजन इनको मिल गया तो ये वापस हो जाएंगे रेड इन कलर, विच मीन्स दे हैव द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैक एंड दे आर रेडी टू ऑक्सीजनेट आवर बॉडी सेल्स। तो अब उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया कि हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था और हमने जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स किस तरह ऑक्सीजन कैरी करके और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके कहाँ से आते हैं, किधर जाते हैं। अब हमारा वो साइकिल कंप्लीट हो गया है। लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। RBCs do not live for more than a few months. इंटरेस्टिंग नो? इसका मतलब ये है कि RBCs कुछ महीने तक जिंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। अगर RBCs मर जाएं कुछ ही मंथ्स के बाद तो फिर हमारी बॉडी ऑक्सीजन कैरी किस तरह करती है? आइए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। The breakdown occurs in spleen. स्प्लीन एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि एक लीफ की शेप का होता है। हमें देखने में वो काफी यूजलेस लगता है, मगर ऐसा है नहीं, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत बिजी ऑर्गन है। एक दिन में 200,000 मिलियन RBCs स्प्लीन तोड़ता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है और रिप्लेस करता है न्यू रेड ब्लड सेल्स से डेड रेड ब्लड सेल्स को। इसका मतलब कि स्प्लीन में होगा ब्रेक डाउन ऑफ RBCs। अब RBCs जब ब्रेक डाउन होंगे तो उनके कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा? नंबर 1 इज द हीम पोर्शन। हीम पोर्शन जाकर लिवर में स्टोर हो जाएगा। लिवर स्टोर्स द हीम पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड पार्ट था उसका ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन आता है ग्लोबुलिन प्रोटीन से और ये प्रोटीन जाके हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर कर जाएगी। ये गॉल ब्लैडर इस प्रोटीन को बाद में काम में लाएगा और बिलीरुबिन प्रोड्यूस करेगा, जो कि एक और एसेंशियल चीज है हमारी बॉडी में। लास्ट आता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। RBCs के दो मेजर जो पार्ट्स थे वो तो गॉल ब्लैडर और लिवर में जाकर स्टोर हो गए। जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो जाएगा सीधा बॉडी से बाहर, मतलब
excrete out हो जाएगा from our body. Since the essential parts of red blood cells have been stored, इसका मतलब कि अब वो दोबारा यूज हो सकते हैं नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए. और नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं हमारी बड़ी बोन्स की बोन मैरो में. तो उम्मीद है कि आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से इस बात का समझ आ गया होगा. आज हमने पढ़े 2 कंपोनेंट्स ब्लड के. नंबर 1 वाज प्लाज्मा एंड नंबर 2 वाज रेड ब्लड सेल्स. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी के 2 कंपोनेंट्स व्हिच आर प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स. अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुन के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूसरे लेक्चर की तरफ आइएगा. आपका बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.